नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका PIL खारिज कर दी, जिसमें राज्य सरकार को ऐतिहासिक साक्ष्य के अनुसार राम वनगमन मार्ग का निर्माण करने और ऐसे सभी स्थानों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी, जहां भगवान राम ने वन यात्रा वन गमन के दौरान रात में विश्राम किया था। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस JJ मुनीर की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता एक राजनीतिक व्यक्ति द्वारा उठाए गए मुद्दे को रिट याचिका में तय नहीं किया जा सकता है, इसलिए कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। राम वनगमन मार्ग के बारे में ये व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान राम ने अयोध्या से श्रीलंका की अपनी 14 साल की यात्रा में 248 प्रमुख स्थानों पर रुके थे, जहां उन्होंने या तो विश्राम किया था या उनके साथ कुछ संबंध थे। आज इन स्थानों को राम की वन यात्रा राम वनगमन पथ के रूप में याद किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में भगवान राम की यात्रा राम जन्मभूमि अयोध्या से शुरू हुई और प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी से होते हुए चित्रकूट तक गई। इस पथ को राम वनगमन पथ, राम वनगमन मार्ग कहा जाता है। इसकी लंबाई करीब 177 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही राम वनगमन मार्ग को विकसित करने का निर्णय ले चुकी है, जिस पर 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इस निर्णय के संबंध में याचिकाकर्ता रजनीश कुमार पांडे द्वारा वर्तमान जनहित याचिका दायर की गई थी। जनहित याचिका में केंद्र और यूपी सरकारों को निम्नलिखित निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। राम वनगमन मार्ग के इतिहास और साक्ष्य के अनुसार राम वनगमन मार्ग का निर्माण करना। रिकॉर्ड के साक्ष्य के अनुसार अखबार में प्रकाशित होने वाले मार्ग को संशोधित करना। यदि राम वनगमन मार्ग के हर जगह 4 लेन निर्माण संभव नहीं है, तो प्राधिकरण संस्था राम वनगमन मार्ग के सभी स्थानों से राम वनगमन मार्ग का समुचित संपर्क मार्ग बनाती है। उन सभी स्थानों को जोड़ा जाए जहां भगवान राम ने वन यात्रा वनगमन के दौरान रात को विश्राम किया था। उचित कार्रवाई करना और भगवान राम वनगमन के मार्ग की अवज्ञा न करना और उन सभी स्थानों को जोड़ना जहां भगवान राम ने वनगमन के दौरान यात्रा की थी। इस बात पर जोर देते हुए कि रिट याचिका किसी उल्टे मकसद से दायर की गई है, कोर्ट ने कहा कि राज्य ने विचाराधीन परियोजना को निष्पादित करने का निर्णय लेने से पहले पूरी तरह से शोध किया होगा और इसलिए राम वनगमन मार्ग के संशोधन के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। तदनुसार याचिका खारिज कर दी गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि बहू को अपनी बीमार सास को गुजारा भत्ता देने का निर्देश नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब महिला की आय का कोई साधन न हो। हाईकोर्ट ने कहा, हमें एसएस बहू को सास को मेंटेनेंस अमाउंट का भुगतान करने के लिए इस तरह के निर्देश के बारे में आपत्ति है। जैसा कि हो सकता है कि मूल रिकॉर्ड को देखने पर हमें एक भी दस्तावेज नहीं मिलता है जिसमें दिखाया गया हो एसएस बहू की आय का कोई साधन है। कोर्ट ने नोट किया कि माता पिता और सीनियर सिटीजन का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2A जो बच्चों को परिभाषित करती है, इसमें बेटा, बेटी, पोता और पोती शामिल है, लेकिन बहू का उल्लेख नहीं है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस माधव जामदार की पीठ ने माता पिता और सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल के भरण पोषण और कल्याण के आदेश को रद्द कर दिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने क्षेत्र के संभागीय आयुक्त द्वारा बार बार पारित किए जा रहे इंटरनेट शटडाउन आदेशों की वैधता को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। आरोप लगाया गया कि अनुराधा भसीन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद से कम 26 शटडाउन आदेश के माध्यम से उदयपुर डिवीजन में लगभग 506 घंटे के लिए इंटरनेट एक्सेस को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा गया था कि केवल असाधारण परिस्थितियों में ही इंटरनेट शटडाउन का सहारा लिया जाना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि केवल इसलिए कि किसी कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की अवधि समाप्त हो सकती है, वो कंपनी के डिसिप्लिनरी अथॉरिटी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFCL को वर्तमान मामले में जांच शुरू करने से नहीं हटाएगा। जस्टिस यशवंत वर्मा ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में
कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। इस याचिका में उस आरोप पत्र को चुनौती दी गई थी जिसमें उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आचरण अनुशासन और अपील नियम में नियम 28 और 30 में किए गए प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने का प्रस्ताव था। याचिकाकर्ता ने 22 और 31 जुलाई 2015 के आदेशों को रद्द करने के लिए भी प्रार्थना की थी। साथ ही एक कथित पूर्वाग्रह के आलोक में इस मामले में आगे बढ़ने के लिए जांच अधिकारी के अधिकार पर भी सवाल उठाया था, जो निष्पक्ष तरीके से जांच करने में विफल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि संबंध गवाह की विश्वसनीयता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्य की गवाह के रूप में परीक्षण करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि संबंधित गवाह के साक्ष्य पर भरोसा किया जा सकता है, बशर्ते वो भरोसेमंद हो। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने वर्ष 2006 में एक 80 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और हत्या करने वाले एक आरोपी को मिली उम्र कैद की सजा को बरकरार रखते हुए ये टिप्पणी की। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गौतम बुद्ध नगर ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और 302 के तहत दोषी ठहराया था। जस्टिस शोभा अनम्मा इपेन के बुधवार को पदभार संभालने के साथ केरल हाईकोर्ट में अब इतिहास में पहली बार 7 महिला न्यायाधीश है। केरल हाईकोर्ट में अब निम्नलिखित महिला न्यायाधीश है: जस्टिस अनु शिवरामन, जस्टिस सोफी थॉमस, जस्टिस वी शिरसी, जस्टिस शोभा अनम्मा इपेन, जस्टिस एम.आर. अनीता, जस्टिस मैरी जोसेफ और जस्टिस C.S. सुधा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने हाल ही में जमानत रद्द करने के अपने एक आदेश को वापस ले लिया, जिसे एक तरफा पारित किया गया था। आदेश में कहा गया था कि जिसे जमानत दी गई थी उसे विधिवत नोटिस नहीं दिया गया था और इसलिए वो उक्त आवेदन को चुनौती देने के लिए अदालत के सामने पेश नहीं हो सका। जस्टिस आनंद पाठक दरअसल धारा 482 CRPC के तहत एक आवेदन पर सुनवाई कर रहे थे, जिसे आवेदक ने आक्षेपित आदेश, जिसके तहत धारा 439(2) CRPC के तहत उसकी जमानत रद्द कर दी गई थी, तो वापस लेने के लिए दायर किया था। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने हाल ही में उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य की सरकारों से कोविड-19 महामारी के दौरान गंगा नदी पर तैरती लाशों की संख्या के साथ साथ इस साल 31 मार्च तक दोनों राज्यों में नदी के किनारे पर दफन किए गए शवों के बारे में रिपोर्ट मांगी। जस्टिस अरुण कुमार त्यागी और एक्सपर्ट सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की खंडपीठ पत्रकार संजय शर्मा द्वारा दायर जनहित आवेदन पर फैसला सुना रही थी। इस आवेदन में ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जाने की मांग की गई कि कोविड-19 से संक्रमित शवों को निपटान के लिए उचित प्रोटोकॉल का पालन किया जाए और पर्यावरण और परिस्थिति संरक्षण के लिए ट्रिब्यूनल से तत्काल हस्तक्षेप और निर्देश दिए जाने की मांग की। दिल्ली हाईकोर्ट ने एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने से इनकार किया, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य और योग विज्ञान को 8वीं कक्षा तक के स्कूली पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ का विचार था कि ये एक नीतिगत निर्णय है, जिसमें कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।